मैं बरहना हालत में बेड के साथ बनी हुई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। दर्द से पूरा जिस्म टूटने लगा था। मेरी ऐसी हालत देखकर मैं एकदम से चिल्लाने लगी। मैं तो एक पाक किरदार वाली लड़की थी, सात पर्दों में रहने वाली लड़की थी, और सामने मेरे ज़ैन बैठा हुआ था, जिसे देखकर मैं मजीद चीखने लगी। वो मेरे अंग अंग को देख चुका था। वो मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था। वो यहाँ सोफे पर बैठे हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। अब वो उठकर मेरे करीब आया और सिगरेट मेरे सीने पर मसलने लगा, जहां पर जलने की एक लकीर बन चुकी थी। देखो, तुम मेरे सामने क्यों बेहिजाब पड़ी हुई हो। तुम्हारा पूरा जिस्म बिना लिबास के देख चुका हूँ। अब छुपाओ मेरी नजरों से अपने जिस्म को। तुम्हारी बेहोशी में मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी। अब चलो, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे पूरे होशो हवास में तुम्हें बर्बाद करूंगा। तुम्हारे पूरे जिस्म को मैंने अपनी आंखों में बिठा लिया है। यह कहकर ज़ैन मेरे वजूद पर लेटकर, मैं इस वक्त खबर पर बैठे अपने आंसू बहा रही थी। मैं मुसलसल रोए जा रही थी। आज तो मैं पूरी की पूरी बर्बाद ही हो चुकी थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तन्हा हो गई थी। एक माँ थी, आज वो भी मुझसे दूर हो गई। अब तो मेरी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं बचा था। मैं बिल्कुल इस बेवफा दुनिया में तन्हा होकर रह गई थी। मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। अब बस मेरी आंखों में वीरानी छाई हुई थी। वापस पलटकर घर जाने का जी नहीं जा रहा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं यहीं पर दफन हो जाती। आज तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन मैं यहीं पर बैठी रही थी। आज मैंने हिम्मत कर ही ली। अपनी आंखों के आंसू साफ किए और दिल ही दिल में कहे जा रही थी कि मुझे इस दुनिया से लड़ना है। मुझे बहादुर बन के दिखाना है। अब मेरा सहारा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई है। मेरा सबसे बड़ा सहारा मुझसे दूर हो गया है। मुझे सबसे मुकाबला करना होगा। मुझे हिम्मत करनी होगी। ये कहते हुए मैंने अपने आंखों के आंसू साफ किए और वहां से वापस अपने घर आ गई। मगर मेरा घर भी तन्हा पड़ा हुआ था। मुझे खाने को दौड़ रहा था। अब मुझे इन सब से नहीं डरना था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और इसमें न्यूज़ देखने लगी ताकि मुझे कोई जॉब मिल सके। फिर मैंने अखबार उठाकर देखा तो इसमें से मुझे एक नंबर मिला। वहां पर एक नौकरी का इश्तिहार आया हुआ था। नंबर मिलते ही मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगी। अलमारी खोलकर मेरे सभी फाइल्स इकट्ठा करने लगी। मेरी आंखों में से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैं इस बार बार साफ कर रही थी। मैं आज ये आंसू साफ कर देना चाहती थी, क्योंकि दोबारा मुझे नहीं रोना था। मेरी आंखों में से आंसू नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि मैं कमजोर बनना नहीं चाहती थी। ये गहरा सांस लेकर मैंने अपनी आंखों के आंसू साफ किए और अगले दिन ऑफिस पहुंच चुकी थी। मैं सात पर्दों में रहने वाली लड़की थी। मैंने अपना चेहरा नकाब में लपेटा हुआ था। बस मजबूरी की खातिर मैंने घर से कदम बाहर निकाला था, क्योंकि इस भरी दुनिया में मैं तन्हा हो चुकी थी। मेरी माँ मुझसे दूर हो चुकी थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, ना भाई, ना बाप, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार। सभी मुझसे दूर हो गए थे। मैं बस इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। अब मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था ना। खाना पीना और मेरी जरूरियात थी, जो मुझे नौकरी करके पूरी करनी थी। इसलिए मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। आज मुझे मेरी माँ का एहसान का एहसास हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया था। मैं ऑफिस के बेंच पर बैठकर बॉस का इंतजार कर रही थी। ज़ैन जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ तो इसकी नजर मुझ पर पड़ी, और जैसे ही वो मुझे देखा तो इसके कदम वहीं पर जम गए। वो अपना गिलास उतारते हुए बड़े गौर से मुझे देख रहा था। सर से पैर तक अजीब नजरों से मुझे घूर रहा था। ऐसी नकाबपोश लड़कियां इसके ऑफिस में दूर दूर तक भटकती भी नहीं थी, और ना ही कभी ऐसी लड़की इंटरव्यू के लिए इसके ऑफिस में आई थी। मगर आज ज़ैन का दिल इस लड़की को देखकर अजीब तरीके से धड़क रहा था।
मेरी खूबसूरत सी आंखों को देखकर इसका दिल एकदम से रुक गया था। फिर वो मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा, मिस, आप यहाँ किस काम से आई हुई हैं? इसने मुझसे संजीदगी से पूछा था। वो आपने अखबार में इश्तिहार दिया था ना, जॉब के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। मैं इस तरह नरमी से बोली कि वो तो मेरी बातों को सुनकर हंस पड़ा था और हंसते हुए कहने लगा, शायद आपने बहुत देर से ये अखबार पढ़ा है। जॉब के लिए तो हमने सेलेक्ट भी कर लिया और ये तो 2-3 दिन पहले की बात है। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि मैंने कोई गलत अखबार देख लिया था। अब मैं यहाँ से उठकर जाने वाली थी कि इसने मुझे रोक लिया और कहा, आपके लिए मेरे पास और एक जॉब है, क्या आप इसके लिए इंटरव्यू दे सकती हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो मुझसे ऑफिस में आइए कहकर चला गया। मैं भी इसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। ज़ैन बार बार मुझे देखे जा रहा था, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। मेरे खूबसूरत हसीन आंखें किसी को भी मायल कर लेती थी और मैं हमेशा अपनी आंखें झुका कर रखती थी। मुझे पता था मेरी आंखें खूबसूरत होने के साथ साथ मेरी आंखों में कशिश भी छुपी हुई है जो किसी को भी अपना दीवाना कर सकती है। अब ज़ैन मेरा इंटरव्यू लेने लगा और कुछ सवालात के बाद मुझे कहने लगा, चले ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मुझे तो इसकी इस बात पर हैरत हो रही थी क्योंकि मैंने सुन रखा था कि इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ तो मुझे इतनी आसानी से सेलेक्ट भी कर लिया था। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं मुस्कुराते हुए ज़ैन से कहने लगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इस नौकरी पर रख लिया। अगले दिन मैं ऑफिस आ चुकी थी। जो मुझे कैबिन दिया हुआ था वहां पर जाकर सीधा अपने कैबिन में बैठ गई और लैपटॉप खोले वहां पर काम करने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा सब ऑफिस वाले यहाँ से जा चुके थे। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी। सर ने तो मुझसे कहा था कि शाम 5 बजे तक छुट्टी होती है, मगर यहाँ तो सभी लोग इतनी जल्दी जा चुके थे। लेकिन क्यों इतनी जल्दी जा रहे थे? शाम 5 बजे तो छुट्टी होती है ना। आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस बिल्कुल खाली हो गया था। ज़ैन चलता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, मिस मेरा, क्या आपको घर नहीं जाना? अभी तक क्यों यहाँ पर बैठी हुई हैं? ज़ैन की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। क्या मतलब कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ? आप ही ने तो कहा था कि शाम 5 बजे छुट्टी होती है। तभी माजरत करते हुए ज़ैन कहने लगा, ओह, शायद मुझसे गलती हो गई होगी। शाम 5 बजे नहीं 3 बजे ऑफ होता है। कोई बात नहीं, हम साथ में खाना खा सकते हैं। इसने जैसे ही मुझे खाने की ऑफर की, मैं घबराते हुए एकदम से नफी में सर हिलाने लगी। मैंने नोट किया है आप दोपहर का खाना भी वापस भिजवा दिया था। मैं एकदम से इससे कहने लगी, मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। और मैं जल्दी से अपना बैग उठाते हुए बाहर चली गई। मुझे ज़ैन की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी और यहाँ पर ज़ैन खड़े होकर दिल ही दिल में ये कह रहा था कि कब तक तुम मुझसे बचोगी? एक न एक दिन तो मैं तुम्हें अपनी जाल में फंसा ही लूंगा। तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। वह खुद के साथ गुफ्तगू में लगा हुआ था। इसके लबों पे एक शैतानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। इसे खुद ही नहीं पता था कि वो इस लड़की के साथ क्या करने वाला है, लेकिन इससे वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। अगर ज़ैन खानज़ादा को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो इसे वो हासिल करके ही रहता है, चाहे इसे जैसे भी हासिल करना पड़े। अब मैं रोज ऑफिस जाने लगी थी। अब ज़ैन को अंदाजा हो चुका था कि वो बहुत सख्त मिजाज की लड़की है। काम के अलावा किसी किस्म की बात करना पसंद नहीं करती और इस बात को लेकर सभी ऑफिस वाले हैरान थे, क्योंकि ज़ैन किसी को भी नकाब पोश वाली लड़की को ऑफिस के आसपास भी नहीं भटकने देता था। तो फिर वो कैसे इस नकाब और पर्दे में रहने वाली लड़की को यहाँ पर नौकरी के लिए रख लिया था? और इसके साथ ज़ैन का रवैया भी नरम था, मगर इसकी निगाहों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो मेरे करीब आता और खामोश खड़ा रहता था। कभी फाइल हाथ से लेते हुए उंगलियां छू जाती थी तो मैं नर्वस हो जाती थी, मगर इससे कुछ कहती नहीं थी।
ना वो बदतमीजी करता, ना मुकम्मल फासले पर रहता। बस वो कुछ ऐसे तरीके से छू जाता कि मैं काम के रह जाती थी, मगर मैं इसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। हर दिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे दिल में खौफ पैदा करने लगा। एक दिन जैन मुझसे कहने लगा कि मीरा, कि आप हाफिज के थोड़ा टाइम बाद रुकिएगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जैन के मुंह से ये बात सुनकर थोड़ी परेशान सी हुई थी। क्या मतलब सर? अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे अभी बता दें, मैं कर देती हूँ। देखिए, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, वो कुछ जरूरी काम है। मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा। आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैन की बात सुनकर इस बात में सर हिलाने लगी और कहने लगी, ठीक है सर, जैसा आप कहें। यह कहकर मैं खामोश हो गई थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा और शाम हो गई थी और सब हाफिज लोग भी जा चुके थे। मैं अभी तक यूं ही बैठी जैन के बुलावे का इंतजार कर रही थी, मगर जैन ने काफी देर बाद मुझे अपने हाफिज बुलाया था और जैसे ही मैं इसके हाफिज के अंदर दाखिल हुई तो वो मेरे करीब आया और करीब आकर हाफिज का दरवाजा बंद करने लगा। इसके इस तरह से दरवाजा बंद करने पर सही मानों में मेरा रंग फिक हुआ था। मैं घबराते हुए इससे कहने लगी, सर आप ये क्या कर रहे हैं? मगर जैन ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस वो मेरे करीब आया और मेरे नकाब को छूने की कोशिश कर रहा था। मैं एक झटके से इससे पीछे होने लगी। मेरी आंखों में आंसू छलमला रहे थे। दिल का तूफान जोर से धड़कने लगा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे जैन के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। दूर हटे मुझसे, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, मैं नहीं करना चाहती यहाँ पर काम। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं कभी भी काम नहीं कर सकती। यह कहकर मैं यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी झटके से जैन ने मेरे बाजुओं को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं आप मुझे छोड़कर? मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो कुछ मोहब्बत भरे अंदाज में बोल रहा था, लेकिन मैंने तभी चीख कर कहा, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं दोबारा से आपके पास आना भी नहीं चाहूंगी। मैं थूकती हूँ आपकी जॉब पर और आपके मुंह पर। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझेगा जो अपनी इज्जत बेचकर अपना काम करती है। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी। ये कहते कहते मेरी आंखों से मुसलसल आंसू भी बह रहे थे। इतना कहकर मैं बाहर की तरफ चली गई थी। मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सड़क पर तेज तेज कदम उठाती हुई चलती जा रही थी। अपने आंखों से बहते आंसुओं को कंट्रोल करने लगी। मुझे लगता था कि शायद मेरा ये वहम है, जैन ऐसी हरकतें मेरे साथ नहीं करता होगा, मगर जैन ने आज पक्का प्रूफ दे दिया था कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है। जैसा मैं इसके बारे में सोचती थी, मैं अपना वहम समझती थी, लेकिन आज इसने मुझे यकीन दिला दिया था कि वो ऐसा ही घटिया इंसान है। फिर मैं अपने घर पहुंचकर ज़ारो खता रोने लगी। अपने हाथों के प्यालों में मेरा चेहरा छुपाकर बेतहाशा रोने लगी और रोते रोते चीख कर कहने लगी, क्यों अम्मा, क्यों मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई? मेरा इस दुनिया में कौन है आपके सिवा? कोई भी तो नहीं था ना। फिर क्यों मुझे तन्हा छोड़कर चली गई? क्या आपको मेरा रत्ती भी एहसास न था? मैं कैसे इस बेरहम दुनिया के साथ जीऊंगी? मैं कैसे इन दरिद्रों के साथ लड़ूंगी? मैं अपने आप को कैसे मजबूत करके दिखाऊंगी? मेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं है जो मुझे हिम्मत दे सके। ये कहते हुए मैं बेतहाशा रो रही थी। मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं था। मैं बहुत छोटी थी। मेरे बचपन में ही मेरे बाबा का इंतकाल हो गया था। मैंने बचपन से ही मेरे रिश्तेदारों को नहीं देखा था, ना ही मैंने दादा दादी को देखा था और ना ही कोई मेरे नाना नानी थे। मैंने किसी रिश्तेदार को भी नहीं देखा था और मैं अपने माँ बाप की इकलौती ही औलाद थी। मेरे बाबा के इंतकाल के बाद मैंने अपनी माँ के साथ बड़ी मुश्किल वक्तों को देखा था, मगर अल्लाह के सिवा इसने किसी को भी नहीं पुकारा था। मैं फौरन से अपने आंसू साफ करने लगी और खुद ही अपने आप को कहने लगी कि मैं बहादुर हूँ, मुझे कमजोर नहीं बनना। इन दरिंदों के सामने मुझे हिम्मत करके दिखानी है। मुझे इन सब से लड़ना होगा। मैं क्यों कमजोर पड़ूं इन सब के सामने?
यही अपने आप को समझाते हुए मैंने ये गहरी सांस ली। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मुझे हिम्मत करनी है। अगले दिन फिर से सुबह मैं अपने फाइल्स उठाई और सीवी इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। सारा दिन जगह जगह पर इंटरव्यू देने के बाद मुझे कोई भी जवाब नहीं आया था और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे इतनी आसानी से कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ नौकरियां भी सिफारिश वालों को ही मिलता है, वैसा किसी को भी नौकरी नहीं मिलती। काफी वक्त बाद शाम हो चुकी थी। अब यूं ही वक्त गुजर रहा था। शाम से रात हो गई और सड़क पर यूं ही पैदल चलती जा रही थी। आसपास कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। पैदल चलते चलते अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई गाड़ी मेरे पास आकर रुकी है। मेरे पास ही गाड़ी आकर रुकी, दरवाजा खोला। मैंने एकदम से उन नकाबपोश लड़कों की तरफ देखा जो ना जाने कौन थे, मगर इसके बाद किसी ने मेरे चेहरे पर रुमाल रखा जिससे मैं बेहोश हो गई। मुझे कोई होश ही नहीं था। मैं नहीं जानती थी मुझे कहाँ ले जाया गया है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ एक मध्यम सी लाइट जल रही थी। मेरा जिस्म एकदम से साकित होकर पड़ा हुआ था। मेरी आंखें जैसे ही खुली मेरे वजूद में दर्द की ठेसें उठने लगी। मेरे पूरे वजूद में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे मार मार कर ना जाने क्या कर दिया हो। मुझे थोड़ा सा हिलना भी मुश्किल लग रहा था। अचानक से मुझे एहसास हुआ मेरे साथ क्या हो गया है, और जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ मैं तो चिल्लाने लगी और कहने लगी, कौन है, किसने ये मेरे साथ ऐसा किया? जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है अल्लाह तुम्हें नहीं बख्शेगा, इसकी तुम्हें सख्त से सख्त जरूर सजा मिलेगी। मैं चिल्लाते हुए ये सब कह रही थी। चीख चीख कर पूरा कमरा अपने सर पर उठा लिया था। जब कमरे का दरवाजा खुला, कमरे में भारी बूटों की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ हो। पूरे कमरे में जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। इस आवाज को मैं कैसे भूल सकती थी? कितने दिनों से मैंने यह मुसलसल आवाज सुनी थी। जब पूरा कमरा रोशन हो गया और मैं हैरत से सामने खड़े शख्स को देखने लगी। मैं एक महलनुमा कमरे में मौजूद थी और मैं अपने वजूद को छुपाना चाह रही थी, मगर मेरे हाथ बहुत शिद्दत से बंधे हुए थे। मैं अपने हाथों पांवों को बड़ी शिद्दत से मारते हुए अपने आप को छुड़वा रही थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम जलील घटिया इंसान? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैं मुसलसल चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर वो शख्स मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा, क्या हुआ है? खत्म हो गई तुम्हारी अकड़, तुम्हारा गुरूर जो तुम्हें अपने हुस्न पर था, अब वो सब कुछ खाक में मिल गया है। और मेरे चेहरे को अपने हाथों से छूता हुआ बोला, लेकिन मैंने एकदम से अपना मुंह फेर लिया। खबरदार, जो तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो घटिया इंसान कहेगी, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैंने ज़ैन को देखकर चिल्लाकर कहने लगी। मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या हो गया है मेरी जान, क्यों इतना ज्यादा चीख रही हो? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। अभी तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत देनी है, तुम पर अभी शिद्दतें लुटानी है। मेरे लबों को अपने उंगलियों से सहलाता हुआ बोला था। मैंने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे, मैं सोच रहा हूँ पहले एक दफा मैंने तुम्हारी इज्जत बेहोशी की हालत में लूटी है, अब मैं तुम्हारे पूरे होशो हवास में वो सब करूंगा और तुम्हें मजा चकाऊंगा। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? तुमने मुझे ठुकराया था और तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। तुम्हें पता है मैं हाफिज में तुमसे क्या कहने वाला था? जैसा तुम्हारा घटिया गलीज दिमाग था मैं वैसा कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया और मेरी अना को ठेस पहुंचाई, जिसका बदला तो मैं अब तुमसे ले चुका हूँ। मेरी जान, अब मैं तुमसे निकाह करूंगा। तुम जैसे पाकीज़ा लड़की को तो कभी कभी मिलती है ना, ऐसे लड़कियों को जाने नहीं देना चाहिए। वो मेरे चेहरे को अपने हाथों से छूता हुआ बोला। अगले ही लम्हे मेरे होंठ को सहलाने लगा, मेरी गर्दन को देखने लगा जहाँ पे बहुत ज्यादा निशान बने हुए थे। बहुत जालिम होना मैं, अभी तो ये जुल्म मैंने दिखाया ही नहीं। जो जुल्म मैंने दिखाना है वो तो तुमने बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो इसकी गर्दन को धीरे धीरे सहलाने लगा। ज़ैन के हाथ मेरे वजूद में तन बदन में आग लगा रहे थे। मैं अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, इसके हाथों को झटकने की कोशिश कर रही थी। इस शख्स के हाथ ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने खौलती हुई आग में फेंक दिया हो। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, गलीज घटिया इंसान,
तुम एक अजनबी हो और तुम मुझे क्यों छू रहे हो? आपकी बार मेरी आंखों में से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। बहुत जल्द याद आ गया कि मैं गैर महरम हूँ, तो फिर मेरे पास ऑफिस में जॉब करने के लिए क्यों आई थी? इतने मासूम बनने की क्या जरूरत थी? तुम जैसी मासूमों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहते हुए इसने सिगरेट सुलगा ली। इसके होठों को देखने लगा। क्या ख्याल है इन खूबसूरत होठों को चूम लो? कैसा महसूस होगा जब ये कैसे मर्द का लम्स तुम्हारा जिस्म पर पड़ेगा? तुम्हारे होशो हवास में जिसकी खुरबत के लिए लड़कियां तड़पती हैं, वो लड़कियां भी तुम्हारी तरह गलीज होंगी। छोड़ो मुझे। मैं किसी कीमत पर भी हार मारने को तैयार नहीं थी। बस मुसलसल चिल्लाते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मेरे एकदम से मेरे ऊपर झुक गया। मैं चिल्लाने लगी। वो सिगरेट मेरी गर्दन पे रखता हुआ मेरे सीने तक लेके आया था। मत करो, खुदा के लिए ये जुल्म मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों में से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। मैं सुसक रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरी चीखें, मेरा चिल्लाना ऐसा लग रहा था सब कुछ बेकार चला जाएगा, क्योंकि वो शख्स बेरहम दरिंदा बना हुआ था जिसे मुझ पे जरा भी रहम नहीं आया था। मेरी सुसक्कियां, चीखें, रोना, चिल्लाना, हर चीज ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जान निकाल लेगा। आखिर मैं बेहोशी की हालत में चली गई। जैन ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मेरी जान, बहुत अफसोस हुआ है, इतनी बुरी मैंने हालत कर दी है तुम्हारी, मगर क्या है ना, तुम आराम से मेरी जिंदगी में शामिल हो जाती तो क्या हो जाना था। तुम्हें तो अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए मुझे किसी से इजाजत भी नहीं लेनी पड़ती। ना तुम्हारी माँ है, ना तुम्हारा बाप है। एक अकेली लड़की होते हुए भी इतना तुम्हारे अंदर गुरूर पाया जाता है कि तुमने थप्पड़ थप्पड़ लगाया। इतनी औकात थी तुम्हारी। ये कहते हुए वो एक दफा फिर से इसके गालों को सहलाने लगा। हसीन तो तुम बला की हो। तुम्हें पता है, ऑफिस में तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं तड़पता था, लेकिन तुम अपने इस चेहरे को, अपने इस हुस्न को नकाब में छुपा के रखती थी और मुझे इतना बुरा लगता था तुम्हारे इस हुस्न को नकाब में देख के। इस वजह से मैं हमेशा अपने सामने देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो मेरी पेशानी को चूमता हुआ कमरे से बाहर चला गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था। जब मुझे होश आई तो मेरे पास ही बैठा हुआ था। बताओ मेरी जान, कब तक क्यों बगैर निकाह के तुम्हें छूता रहूंगा? मेरा जी चाह रहा है कि मैं कल सुबह ही तुमसे निकाह कर लूं। तुम जैसे इंसान से निकाह तो दूर की बात, मैं तुम जैसे इंसान पे थूकती भी नहीं हूँ। चलो फिर कोई बात नहीं मेरी जान, फिर हर रात यूं ही मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक कायम करता रहूंगा। फिर कैसा महसूस करोगी? वो मुस्कुराते हुए बोलने लगा, और इसकी बात सुन के इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके मुंह पे भरे बाजार में तमाचा रसीद कर दिया। मैं नफी में सर हिलाने लगी। तुम्हें गुनाह मिलेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम एक बहुत बड़ा गुनाह करोगी। नहीं मेरी जान, मुझे तो कोई पछतावा नहीं है। वो जिस तरह धट्टाई से कह रहा था, मुझे और ज्यादा तकलीफ होने लगी। मेरा दिल दर्द से फटता जा रहा था। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, कल मुझसे निकाह करोगी या मैं अपना काम शुरू करूं? वो मेरे जैसे जैसे पास आ रहा था, मैं अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगी ताकि खुद को इससे बचा सकूं। नहीं मेरी जान, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खुलना। ये खुलने वाले स्टाइल में तो बंधे ही नहीं। अब बताओ, मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो? वो मोहब्बत भरे अंदाज में पूछने लगा। अब की बार वो मुझे इस कदर बेबस कर दिया था कि मैं निकाह की हामी भरने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं रोते हुए बोली तो वो हंस पड़ा। अच्छा, निकाह के बाद मैंने तुम्हें क्यों छोड़ना है? अगली सुबह जैन खाजी को बुलाता है। मैं खामोशी से बैठी हुई थी, जैसे जिस्म जिंदा हो मगर बेजान। निकाह पढ़ाया जाता है, कबूल है कि अल्फाज खैर में बदले जाते हैं। जैन तो मुस्कुरा रहा था। सबके जाने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिर्फ तुम मेरी हो और पूरे हक से, मुकम्मल तौर पर मेरी हो। अब तो पूरे हक से मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। मेरे गाल को छूते हुए बोला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। ये कहते हुए मेरी आंखों में देखने लगा। अगले ही लम्हे इसकी आंखों पे अपने लब रख गया था। अगले ही लम्हे मुझे बाजुओं में उठाता हुआ मुझे बिस्तर लेके आया, लाके मुझे लिटाया
मैं रात होने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरे अंदर अंदर किसी किस्म का कोई सब्र नहीं पाया जाता। मैं बहुत बेसब्रा हूँ। मैं फौरन अपना हक लेने को तरजीह देता हूँ। मैं दूर रहना पसंद नहीं करता, अपनी मनपसंद औरतों से तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वो मेरे ऊपर अपना लम्स छोड़े जा रहा था। मैं जब से अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी, कभी अपनी गर्दन पे तो कभी अपने लबों पे मेरी शिद्दतें महसूस करके बेडशीट को हाथों में दबोच लेती। कमरे की लाइट बुझ चुकी थी, सिर्फ हल्का सा मेरे वजूद पे पड़ रहा था। एक तरफ मैं सिमटी हुई लरसती सांसों के साथ सोने की कोशिश कर रही थी। एक दफा फिर से ज़ैन मेरे करीब आ गया। मैं पीछे हटने लगी, मगर बेड के पास बनी हुई दीवार के साथ लगी। मैं इसे रोकने की कोशिश करने लगी। प्लीज, पहले मैं तकलीफ में हूँ, मैं रोते हुए बोली थी। वो रात दर्द और अजियत में गुजरी और सुबह इसका चेहरा बिल्कुल मजीद बेरंग हो चुका था। गुस्ल खाने में खड़ी हुई खुद को देख रही थी। आंखों में नीलाहट, होठों पे खामोशी, चेहरे पे बेयकीनी नजर आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी में इतनी आसानी से ये शख्स कैसे आ सकता है? मैं तो आज तक कभी खुद को मैसर नहीं आई थी। इसने क्या हाल कर दिया है? मैं अपने खमीज को साइड पर करती हुई अपनी गर्दन के बने हुए निशान देखते हुए रोने लगी। आंसू मेरी गर्दन पे बहने लगे। काफी वक्त बाद मैं फ्रेश होके बाहर आई। मेरा जी तो नहीं चाह रहा था, मगर मैं ये कैद में बंद हो चुकी थी और इस कैद में वो शख्स मुझे आजाद रखता था। ये घर, मैं इसे हर जगह जाने की इजाजत थी, मगर घर से मैं बाहर नहीं जा सकती थी। और वो यही कहता था कि तुम आजाद हो। यह कैद की आजादी थी। सुबह वो नाश्ते की टेबल पर बैठा खामोशी से अखबार पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं धीमी सी चाल चलती हुई आई। मैं सामने आकर बैठ गई। चलो शाबाश मेरी जान, नाश्ता करो। अभी तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। नाश्ता नहीं ना करोगी तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाओगी। अगर कमजोर पड़ जाओगी तो फिर मेरी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करोगी? मेरी मोहब्बत कैसे बर्दाश्त करोगी? वो तो मेरे साथ इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रहा था। मुझे तो इसकी बातों से घिन आती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। इसके चुंगल में फंस चुकी थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। ज़ैन मुझ पर अपनी शिद्दतें लुटाता, हर दिन मुझसे अपना हक वसूल करता। मैं तो इसकी शिद्दतें सह सह कर थक चुकी थी। हर रात मुझे इसकी अजियतें सहनी पड़ती। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। ज़ैन को मुझसे निकाह किए हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अब मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी। मुझे तो अब चक्कर से आ रहे थे। एक रात ऐसे ही ज़ैन मुझसे अपना हक वसूल कर ही रहा था कि मैं एकदम से बेहोश हो गई। डर के मारे इसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर मेरा चेकअप करने लगा और ज़ैन से कहा, मुबारक हो, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। ज़ैन तो ये खबर सुनकर खुशी हुए जा रहा था और जैसे ही मैं होश में आई तो इसने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। लेकिन यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गई। क्या कहा तुमने? मैं माँ बनने वाली हूँ? मैं तुम्हारे घटिया खून को अपने कोख में नहीं पाल सकती। मैं तुम्हारे खराब खून को कभी भी जन्म नहीं दे सकती। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकती, वो भी तुम्हारी ही तरह किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद ना करे। इतना कहना था कि ज़ैन मुझे बाजुओं से पकड़कर झिंझोड़ दिया। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को घटिया खून कहने की? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तो तुम्हें देखते ही फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें ही अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुमने मुझे जबरदस्ती बीवी बनाया हुआ है। मैं तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ये कहते ही इसने मुझे एक जोरदार तमाचा रसीद किया। मैं एकदम से बेड पर पड़ गई। फिर इसने मुझे माफी मांगी और वहां से चला गया। अब मेरे करीब आकर भी 3 दिन हो चुके थे, लेकिन ये मेरे बिल्कुल भी करीब नहीं आया था। मुझे भी अब थोड़ी सी कमजोरी हो रही थी। फिर मैं खुद ही ज़ैन को कॉल करने लगी और इससे कहा, बच्चे के कपड़े वगैरह थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। तो ये सुनते ही ज़ैन खुश हो गया और हाफिज से फौरन घर चला आया और मुझसे माफी मांगने लगा। अब मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया।
और आज पूरे हक के साथ इसके गले लग गई। मैं मानती हूँ ज़ैद ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। इसलिए अब मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अब इसके साथ जिंदगी खुशहाली से गुजारूंगी। अब हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और अल्लाह ने मुझे एक चांद से बेटे से नवाज दिया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।